कक्षा 10वीं विज्ञान जीवों का विकास का द्वितीय भाग आज शुरू करने जा रहा हूं। मैं आर.एस. प्रसाद सर। देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं विविधता, तथ्य और प्रमाण। क्या था तथ्य और प्रमाण? वेरिएशन एंड एविडेंस। तो सबसे पहले गालापागोस में डार्विन को तथ्यों के रूप में कई जीवाश्म मिले थे, कई प्रकार के उसको जीवाश्म मिले। सबसे पहले उसमें वर्मी आर्मेडिलो का नाम लिया, जिसमें जीवाश्म यह दर्शाता था कि पूर्व में वर्मी काफी बड़े थे। ये वर्मी जो थे, ये दिखाई दे रहा चित्र में, ये बहुत बड़े थे, जबकि उस समय जब डार्विन ने इन जीवों का अध्ययन किया था, वर्मी जिन जीवों का अध्ययन किया था, वे आकार में बहुत छोटे थे, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। ये इसके समय के थे, ये डायनासोर के समय के थे। तो उनके मन में एक बात आई सामने कि समय के साथ वर्मियों में बदलाव आया है, यानी इन वर्मियों में पहले इतने बड़े थे, अब ये छोटे हो गए। तो ऐसे क्या हुआ? इनके जीवाश्मों से अध्ययन करने से पता लगा कि नहीं, समय के रहते हुए समय में इनका बदलाव हुआ, जिसके कारण इनके आकार छोटे होने शुरू हो गए। चलिए देखते हैं हम फिंच के मामले में। इन्होंने फिंच का अध्ययन किया, अलग अलग फिंचों को देखना चालू करा और उन सबका जो है एक अध्ययन करने के बाद बहुत ही आश्चर्यजनक नतीजे पे पहुंचे। यानी सभी फिंचों के चोंचों को नापा तो आश्चर्यचकित हुए कि इनकी चोंच में इतनी विविधता कैसे, इतना अंतर क्यों पाया जाता है। अलग अलग चोंच वाले फिंच का अलग अलग भोजन भी करते थे, कुछ बीज खाते थे, तो कुछ फल खाते थे, तो कुछ कीड़े खाते थे, कुछ फूलों को चूसते थे। जैसे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये कीड़े खाने वाले फिंच हैं। ये जो है कैक्टस के फूल जो हैं उसको खाने वाले फिंच हैं। ये क्या है? कलियों को खाने वाले फिंच हैं। ये क्या है? बीज खाने वाले फिंच हैं। ऐसे अलग अलग प्रजाति के फिंच कैसे हुए, ये सब जानने के प्रयास में इन्होंने उस टापू पे चक्कर लगाना चालू करा। तो गालापागोस के टापुओं में किसी टापू पर कीड़े थे, तो कहीं पर पौधे थे जिनके बीज कठोर आवरण वाले थे, तो कहीं नरम फल वाले पौधे थे, ये नरम फल वाले पौधे थे, तो कहीं पर कुछ था। तो इस तरह विविधता होने के कारण चोंच में भी उतनी ही विविधता पाएगी जैसे कि खाद्य संसाधनों में उपलब्धता थी। यानी कि खाने वाली चीजें जैसे उनको मिली, वैसे वैसे उनकी चोंच में भी बदलाव आए। तो इन्हीं चोंच की विविधताओं के अनुसार पे ये दिखाई दिया। डार्विन का मानना था कि फिंच इक्वेडोर से उड़कर गालापागोस पहुंचे थे। ये इक्वेडोर से उड़ करके गालापागोस पहुंचे थे और फिर अलग अलग टापुओं में अलग अलग परिवेश में जीने लगे। तभी यह संभव हुआ होगा, क्योंकि फिंच की प्रजातियों में विविधताएं आने लगी। यानी कुछ जो है ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर ये कली वगैरह मौजूद थी, तो ज्यादातर उनके जो है फिंच ऐसी हो गई। और कुछ जो ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, उनको खाने के लिए पर्याप्त था। और कुछ ऐसी जगह पहुंचे जहां पर कैक्टस वगैरह थे और उनके फूल थे, उनके खाने के लिए उनका चोंच का ऐसा निर्माण हुआ। और कहीं पर बहुत कठोर बीज वाले थे, तो उनको तोड़ने के लिए आवश्यकता थी, तो चोंच उनकी कुछ अलग ढंग की बननी चाहिए। तो जीने के अनुसार जैसे जैसे ये लोग आते गए, वैसे ही अपने आप को ढलना चालू कर दिए। चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सजातीय लक्षणों का अवलोकन करते हैं। क्या होता है सजातीय लक्षण? मतलब एक जैसे लक्षण इनमें सब में पाए जाते हैं। यहां पर आपको कई सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। इसमें इन पौधों में सजातीय लक्षण पाया जाता है। क्या है? देखो चित्र में दिया हुआ है। प्रतान यानी कद्दू या जुमतला बोलते हैं, कांटे नींबू तथा कंद आलू, इन सभी की उत्पत्ति तने की कलिका से हुई है। यानी सभी जो बने हैं वो तने की कलिका से हुई है और इनके कार्य अलग अलग हैं, जबकि ये काम अलग अलग करते हैं। इस प्रकार हम पौधों की पत्तियों में भी सजातीय लक्षण देखते हैं। इनकी पत्तियां भी एक जैसी दिखाई दे रही हैं आपको। ये देखो, ये इसकी ये पत्ती, इसकी ये पत्तियां और इसकी ये पत्तियां, ये सब देखने में एक जैसी ही दिखाई दे रही हैं। इनके अंदर जड़ें होती हैं, सब में इस तरह की जड़ें दिखा रखी हैं। तो इस तरह से इनमें सजातीय गुण पाया जाता है, इसी को इसमें दर्शाया गया है। तो सजातीय लक्षणों का अवलोकन इसमें किया गया है। अब चलते हैं सजातीय लक्षणों का थोड़ा, वो तो प्लांट्स में था, ये पौधों में था, और ये जो है जीवित यानी कि एनिमल्स में, यानी जो एनिमल्स किंगडम में आते हैं वो सारे देखते हैं। देखते हैं जैसे पक्षी दिए हुए हैं। ये पक्षी के पंख ऐसे हड्डियां इसके अंदर बनी होती हैं, लेकिन चमगादड़ में भी हड्डियां ऐसी होती हैं, जबकि पंख उसके दूसरी तरह से होते हैं। लेकिन उड़ना जो होता है, चमगादड़ का उड़ना, वो इसी की सहायता से होता है। तो ये दोनों समानता इनमें पाई जाती हैं। ऐसे ही ये डॉल्फिन है और सील है। इन दोनों में तैरने के लिए जो ये पंख में संरचना पाई जाती है, वो दोनों में समान होती है, यानी ये सजातीय लक्षण रखते हैं। ऐसे ही ये कुत्ता है और ये भेड़ है। दोनों में दौड़ने के लिए जो
एक जैसी कैटेगरी होती है, वो इन दोनों में समानता पाई जाती है। अब चलते हैं मनुष्य के लिए। मनुष्य का हाथ है ये, और ये छछूंदर का पकड़ना है, ये सब दोनों एक जैसे ही रहते हैं। जैसे छछूंदर पकड़ता है बिल्कुल वैसे ही मनुष्य भी हाथ द्वारा पकड़ लेता है। अब इसमें चित्र 8b जो दिया हुआ यही 8b है। मैं पक्षी व चमगादड़ के पंख, डॉल्फिन व सील के पंख, भेड़ व कुत्ते की अगली टांग व मनुष्य व छछूंदर के अग्रपादों को देखा है। ये सभी उत्पत्ति व रचना की दृष्टि से समानता प्रदर्शित करते हैं। इनकी अग्र टांगों की अगली हड्डी ह्यूमेरस है एवं उनमें 7 जुड़ी हड्डियां रेडियसस और अल्ना है, अर्थात इनकी संरचना एक जैसी है, यानी इनके पूर्वज एक से थे। क्या इन सभी में कार्य एक है? यदि नहीं तो ऐसा क्या हुआ होगा जिसमें इनके कार्य अलग अलग हो गए? तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इस चीज को लेते हुए। चलते हैं, देखते हैं जो हम अपना सिलेक्शन करते हैं कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल चयन। तो ये दिया हुआ यहाँ पे कृत्रिम चयन, यानी कृत्रिम चयन जो है वो मानव द्वारा किया जाता है। और एक होता है प्राकृतिक चयन, इसमें केवल प्रकृति के द्वारा ही वो होता है। यदि मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवर और पौधों को अलग अलग प्रजातियां तैयार कर लेता है तो इस चीज को हम कहते हैं कृत्रिम चयन। अब आता है डार्विन के इसी आधार पर सुझाया गया कि प्राकृतिक चयन यानी जो नेचुरल सिलेक्शन है, यानी प्राकृतिक स्वतः चलने वाली प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। जैसे ये सचिन दिया हुआ मूली के खेत में इतने सारे प्लांट लगे हुए हैं, कितने लगे हैं? 1 2 3 और 4। लेकिन बाढ़ आई तो कुछ पौधे जो उखड़ गए, जैसे ये पौधे उखड़ गए, इसमें से देखो ये बह गए, बहने के बाद 2 पौधे यहाँ पर केवल बचे रहे। इसका मतलब ये है कि मूली की खेत में कुछ पौधों में इतनी क्षमता थी कि वो बाढ़ से लड़ सके और अपने आप को सरवाइव करवा सके, यानी अपने को जीवन यापन करने के लिए बचा सके। तो मूली के खेत पे जो बाढ़ का प्रभाव पड़ता है ये क्या होता है? प्राकृतिक चयन होता है। इसलिए इसको ढंग से याद करेंगे। प्राकृतिक चयन कौन सा होता है? जो प्रकृति के द्वारा किया जाता है। और कृत्रिम चयन कौन सा होता है? जो कृत्रिम विधियों द्वारा मनुष्य के द्वारा किया जाता है, उसे हम कृत्रिम चयन कहते हैं। चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा और आगे क्या चीजें हैं इसके अंदर। अब ये दिखाया गया कृत्रिम चयन। इसमें कृत्रिम चयन होने के कारण जो है ये सब्जियों की कई किस्म की प्रजातियां मनुष्य, जैसे कि गेहूं है, गेहूं की कई सारी प्रजातियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे दिखा रखा है सरसों है, नवल गोल तना है, मूली जड़ है, ब्रोकली पुष्पकली एवं तना है, सरसों पार्श्व पर्णकलिका है, पत्ता गोभी पर्णकलिका है और फूल पुष्प कलिका है। तो ये सारी चीजें जो हैं एक ही जैसे से बनी है, लेकिन इसमें परागण अलग अलग ढंग से हो रहा है। तो ये सब क्या हुआ? ये हमारा आर्टिफिशियल हुआ, इसको कहते हैं मनुष्य द्वारा बनाया गया कृत्रिम चयन। तो ये कृत्रिम चयन है, इसको ढंग से याद रखेंगे, कृत्रिम चयन। ये बुक में आप लोग देखेंगे ढंग से दिया हुआ है इसको। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सब में देखना समानताएं अलग अलग हैं, मतलब है तो देखने के लिए एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये विभिन्न प्रकृति के रखते हैं। अब ये एक टेबल सी बनाई उसने विकास के सिद्धांत को लेते हुए जुटाने में, सिद्धांत को लिया, जुटाने के पश्चात डार्विन वेलेस मिलकर के इन नतीजे पे पहुंचे। ये डार्विन का सिद्धांत है। ये क्या सिद्धांत दिया है? इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे कॉपी में, और ये चित्र बनाकर दिखा रखा है इन्होंने, ऐसे ही करके आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका ये नंबर 1, जीवों में विविधता पाई जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, हर एक जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में थोड़े बहुत अंतर जरूर पाए जाते हैं। कोई कम जीता है तो कोई ज्यादा जीता है, किसी को कम संतान होती है और किसी को बहुत ज्यादा होती हैं। जिसकी जीने की क्षमता ज्यादा होती है वही परिवेश में ढल करके जीते हैं, अदरवाइज और कोई सरवाइव नहीं कर पाता है। और उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? नई प्रजातियां दिखाई देती हैं। उनकी एक नई प्रजाति बन करके उभर करके आती है, क्योंकि वो सरवाइव करने के लिए प्रकृति से लड़ सकते हैं, अर्थात जीने के लिए वो लड़ सकते हैं और जी सकते हैं। दूसरा नंबर जो दिया हुआ है वो है विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। जो पहले से मौजूद है उनके कारण होती है। ऐसा नहीं कि यकायक अपने आप ही उत्पन्न हो गई, ऐसा नहीं हो पाता। उनमें से कोई बच जाती है तो वो नई प्रजाति का रूप धारण कर लेती है। नंबर 3 है विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, मतलब एक ही चीज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। यानी जैसा कि ये पेड़ दिखाया गया है, इसी से एक ही जने से ये सारी की सारी उत्पत्ति हुई है, सभी जीवों की संरचना एक ही जगह से हुई है। अब ये चौथा नियम जो दिया गया, किसी भी जगह
कि जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नताएं होती हैं। इनमें से कुछ विभिन्नताएं ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। जैसे कि पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं वो अपने आप अपने को जीवित रखते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहते हैं, यानी वो सरवाइव करना, अपने लाइफ को जीवित रखने के प्रयास में हमेशा सफल रहते हैं, जो हमारी आंतों में पाए जाते हैं। इस प्रकार जो है, अब जब वर्गीकरण का नंबर आया तो उसने, डार्विन ने क्या करा, सभी जितने भी आपके फिंच थे सभी को कलेक्ट किया और इस तरह से एक चार्ट बना डाला। फिंचों की वंशावली ही बना डाली उन्होंने अंदर के। तो ये सारे फिंचों की वंशावली आपको कॉपी में बनाना है। तो इसमें दिखाया हुआ है, बड़े मैदान में जो है रहने वाले फिंच हैं, ये इस तरह की चोंच वगैरह होती है, ये बड़े कैक्टस वाले फिंच हैं, और ये छोटे मैदान में रहने वाले फिंच हैं, ये पेड़ पे रहने वाले फिंच हैं, और इस तरह करके मैदानों की नुकीली चोंच वाले फिंच है, ये कैक्टस के मैदान के फिंच है, ये मध्यम मैदानी फिंच हैं, ये कटफोक फिंच हैं, ये क्या है, मध्यम लंबाई के पेड़ पर रहने वाले फिंच हैं, ये गाने वाला फिंच है, ये गाने वाला स्लेटी फिंच है, ये छोटे पेड़ पर रहने वाला फिंच है, ये शाकाहारी फिंच है। ये इस तरह से सारे बटे हुए एक फिंच से चला है, ये फिंच सारे बढ़ते गए क्योंकि इनका प्रवेश अलग अलग होना शुरू हो गया। कोई जमीन पे रह पाया तो कोई पेड़ पे चला गया, कुछ गाने वाले फिंच बन गए, इस तरह करके कुछ शाकाहारी बने, कुछ मांसाहारी बन गए। इस तरीके से पूरा इनका उत्पत्ति का जीवन चक्र चलता रहा। अब चलते हैं थोड़ा सा क्या करा था किसने सिलेक्शन के लिए, जो है जैव विकास सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला डार्विन, जो ये डार्विन है, डार्विन ने जो है एक पुस्तक लिखी, इसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का इसने पुस्तक लिखी है। और डार्विनिज्म, वेलेस द्वारा लिखी पुस्तक जो है डार्विनिज्म में मिलता है। इसमें इसने 1800 जो भी कुछ दिया हुआ है 59 और 1889 में छपी थी। और इसने क्या करा था, डार्विन ने जो है पेड़ के रूप में पांचों जगत को दिखाया हुआ। जैसे ये मोनेरा है, इस पांचों को बांटा है, मोनेरा है ये, और ये प्रोटिस्टा है, ये फंजाई है, ये जंतु है, ये पौधे हैं। इस तरह करके इन्होंने बांटना चालू किया था। चलते हैं देखते हैं थोड़ा सा अनुकूल और प्रजातिकरण क्या हुआ था। हमने जैसा पढ़ा है कि फिंच पक्षी विविधता खाद्य संसाधनों के अनुसार नजर आई थी, यानी कि उनके खाने के ऊपर ये सब अलग अलग उनकी फिंच नजर आई। चोंच जो बनी थी वो इनके खाने के अनुसार ही बनी थी, और इसी के अनुसार वो अलग अलग टापू पे अपना आवास बनाए थे। और इस तरह समय के साथ साथ जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं या अडॉप्शन कहते हैं। पहले वो उस तरह के अनुकूल नहीं रह पाते, लेकिन धीरे धीरे वो अपने को ढाल लेते हैं। अपने आवास में अनुकूल जीवों की आबादी समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है, क्या डायनासोर अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह पाए, जिससे वे विलुप्त है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनके खाने योग्य चीजें नहीं बची थी और वो स्वतः ही मर गए। सोचकर बताया कि कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। इसका कारण भी वही है, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं पहुंचती है, प्रकाश नहीं पहुंचता है, इसलिए वो मछलियां देखने में सक्षम नहीं है, क्योंकि बिना प्रकाश के कोई भी चीज नहीं दिखाई देती है। इसलिए वो मछली कानी की कानी ही रह गई, क्योंकि वो गुफा से बाहर नहीं निकली, वहीं पर रहने योग्य बन गई, यानी कि वहीं पे अनुकूलन अपने को ले गई, यानी अडॉप्शन जो है उनका वहीं हो गया। अब दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप के फिंच की एक प्रजाति को गालापागोस के द्वीपों पर विविध प्रकार की प्रजाति के फिंच बने, जो अलग अलग आवास में पनपने लगे थे। ये इतने विविध हो गए थे कि एक द्वीप के फिंच अलग द्वीप के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए थे। इस प्रकार जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने का प्रजातिकरण कहा जाता है। स्पेसिएशन बोलते हैं इसको, स्पेसिएशन कहा जाता है, यानी प्रजातिकरण कहा जाता है। प्रजातियां आखिर क्या हैं, इसको जानने के लिए डार्विन ने समय समय पर सब अपने अनुभव देता रहा। तो डार्विन के समय से ही प्रजाति जीव के उस समूह को कहा जाता है जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके। प्रजाति की इस परिभाषा को जैविक प्रजाति माना गया, पर डार्विन इस परिभाषा को लेकर चिंतित रहे, क्योंकि उन्हें कई ऐसे उदाहरण मिले जैसे कछुआ, छिपकली आदि की प्रजाति मिले, जहां प्रतिरोधियों में लैंगिक
प्रजनन होने के बावजूद इतनी विभिन्नता थी कि उन्हें एक नई प्रजाति मानना बेहतर होता। इनमें बहुत ज्यादा विभिन्नता थी। जैविक प्रजाति की परिभाषा यूं तो वर्गीकरण को व्यवस्थित करने में मददगार सिद्ध हुई, पर यह ऐसे जीवों की प्रजातियों के बारे में कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाई। इनकी पीढ़ी लैंगिक प्रजनन से नहीं बल्कि अलैंगिक प्रजनन से बढ़ती हो, जैसे जीवाणु। कुछ पौधे भी ऐसे ही होते हैं। किसी प्राकृतिक आपदा से या आवास और खाद्य संसाधनों के बदलाव से अक्सर प्रजातिकरण होने की संभावना रहती है। तो ये चीज नोट कर लेना अच्छी तरह से। किसी भी प्राकृतिक आपदा से, आवास और खाद्य संसाधन में बदलाव से अक्सर प्रजातिकरण होने की संभावना रहती है। विविधताएं कैसे उत्पन्न होती हैं और इससे अलग अलग किस्म या प्रजाति के जीव कैसे बनते होंगे, इस दिशा में डार्विन ने कई प्रयोग किए। कुछ पौधों पे प्रयोग करे, कुछ जीव जंतुओं पे प्रयोग करे, कुछ और इस तरह के प्रयोग वो दोहराता रहा। जैसे कि मिराबिल्स, ये क्या है, गुलबांस, कबूतर। विविधताओं के संसाधन के बारे में डार्विन के साथ ही समय ग्रेगर जॉन मेंडल के अध्ययनों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इसके बारे में हम आनुवांशिकी अध्याय में पढ़ेंगे। जब आनुवांशिकी पढ़ना चालू करेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ना हम चालू करेंगे। ये लेसन आपका समाप्त हो रहा है, तो अपनी कॉपी में आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न उत्तर के लिए मैं स्कैन कॉपी इसके बाद भेजूंगा, इसलिए प्रश्न उत्तर मैं यहाँ नहीं लिख के दे रहा हूँ। तब तक के लिए मैं आज लेसन को यही रोकने जा रहे हैं। मेरे नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा करके सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज समाप्त करता हूँ। ये लेसन यहीं समाप्त हो रहा है।